डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का कुछ टॉपिक जो है वो बीएड से रिलेटेड टॉपिक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे टॉपिक जो है इसी चैनल पर अपलोड किया गया है, लेकिन सेकेंड ईयर के बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। जो सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नॉलेज एंड करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ये दोनों चैप्टर को हम लोग बारी बारी से अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका आगे में एग्ज़ाम है। जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 1-2 मंथ के अंदर ही, तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिल पाए इसलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट एंड जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये सारे चैप्टर जो है आपको इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट है सेकंड ईयर के, जो किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट ईयर में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन लगभग यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर का ये टॉपिक है, नॉलेज एंड करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हैंड रिटन नोट्स, जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं इन सारे के अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7667493708 पे। ये उन स्टूडेंट के लिए है ये नोट्स जो स्टूडेंट साल भर में या फिर अपने तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो वो लास्ट टाइम में इन नोट्स के माध्यम से पढ़ लें। नहीं तो इसे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग अच्छे से तैयारी पूरे ईयर में करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेटर है, उसी को कीजिए। नोट्स पढ़ के एग्ज़ाम पास किया जा सकता है, आप सोच को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो पहला रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, पूरा साल अच्छे से पढ़ें। लेकिन हाँ, जो तैयारी नहीं कर पाए हैं वो इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट स्लाइड जो देख रहे हैं आप, एक पहला टेलीग्राम का है और दूसरा व्हाट्सएप चैनल का है। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस पे आपको ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलेंगे, और जितने बीएड से रिलेटेड यूनिवर्सिटी हैं, इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, उन सारे यूनिवर्सिटी के आपका सिलेबस या फिर नोट्स जो है, सब्जेक्ट जो है, पीडीएफ जो है, वो सारे नोट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। वो हैंड रिटन्स नहीं होंगे, लेकिन वो सारे अच्छे से पीडीएफ होंगे जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। सेकंड जो है ये व्हाट्सएप चैनल, इसको आप ज्वाइन करते हैं तो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कुछ वीडियोज़ जो ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो आप इनको ज़रूर ज्वाइन कर लें। थर्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सभी की चीज़ों का, सभी सब्जेक्टों का। तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का ये कुछ टॉपिक दिया गया है, चैप्टर दिया गया है। आप देख सकते हैं इनमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने रिकॉर्ड कर लिया है जो आगे आने वाले समय में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है नॉलेज एंड करिकुलम का है, जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। विश्वास और सत्य, बिलीफ एंड ट्रूथ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ प्रोवाइड कर दिया गया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, इससे पहले जो नॉलेज एंड करिकुलम के 2 वीडियोज़ बनाया गया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये थर्ड जो वीडियो है, तीसरा वीडियो है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं विश्वास और सत्य के बारे में। विश्वास ज्ञान का ही रूप है। अपने अनुभवों व चिंतन के आधार पर जो निश्चित विश्वास बन जाते हैं उन्हें ज्ञान कहा जाता है। देखिए, आप किसी पे भरोसा करते हैं या फिर किसी पे विश्वास करते हैं, अगर वो विश्वास निश्चित में बदल जाए या निश्चित बन जाए, आप उस पे कंफर्म हो जाते हैं कि ये जो मैं जिस पे विश्वास कर रहा हूँ वो वास्तविक में है, उसे ही ज्ञान कहा जाता है। तो सिंपल वे हम समझ सकते हैं ज्ञान क्या है। विश्वास ज्ञान का ही रूप है। अपने अनुभवों व चिंतन के आधार पर जो निश्चित विश्वास बन जाते हैं उन्हें ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे विश्वास की परिभाषा। ये इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको जब
एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको ये डिफिनेशन लिखना होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये एग्ज़ाम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो रसल्स, ये प्रोफेसर रसल्स हैं, जो आप इसको शिक्षाविद बोल सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो प्रोफेसर रसल के अनुसार आप ऐसे लिखते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो मैं कुछ बता दे रहा हूँ ताकि आपको बीएड में जो है अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। और कुछ यूनिवर्सिटी जैसे आप देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र हो या MDHU, इस तरह की जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में आपको कुछ फैक्ट देना ही पड़ेगा। विदाउट फैक्ट अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर थोड़ा कम मिलने का संभावना रहता है। सो रसल्स के अनुसार विश्वास जो है मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों का प्रमाणित मेल है। रसल्स का मानना है कि विश्वास मात्र मन या मात्र शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि विश्वास जो है वो मानव संरचना का एक विशेष अवस्था है। ठीक है, उक्त परिभाषा से 3 बातों स्पष्ट होती है। पहला हम लोग देखेंगे, पहला जो है विश्वास की स्थिति में निरपेक्ष सत्यता आवश्यक नहीं है। विश्वास एक प्रकार की मानसिकता है। विश्वास आप किसी पे करते हैं तो आपकी मानसिकता है। यह मानसिकता किसी तथ्य को स्वीकार करने की है। ठीक है, आपकी जो भी मानसिकता है उस तथ्य को आप स्वीकार करते हैं नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। इस प्रकार ज्ञान की शास्त्रीय परिभाषा को देखें तो प्राथमिक सत्य विश्वास ही ज्ञान है। ज्ञान की 3 अनिवार्य शर्तें हैं। पहला, ज्ञान के मन में विश्वास होना। ज्ञान के मन में विश्वास होना, किसी विश्वास के बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता। अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं तो आपको वो ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है? विश्वास। अतः ज्ञाता के मन में विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक, सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, विश्वास का सत्य होना। जो इस पे आप विश्वास करते हैं वो सत्य होना जरूरी है। वे विश्वास ही ज्ञान की श्रेणी में आते हैं जो सत्य भी हो। अतः विश्वास को ज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए उसमें सत्यता का होना अनिवार्य है। इस तरह से अगर आप फैक्ट वाइज आप लिखते हैं तो आपको नंबर जो है औरों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा मिलेगा। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, विश्वास को सत्य मानने के लिए उसके पास प्रमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास को सत्य। आप किसी भी चीज़ पे विश्वास करते हैं तो आप उसको सत्य कैसे मानिएगा? जब तक कि उस पे उसका प्रमाण ना हो। उसका प्रमाण अगर आपके पास रहता है तो आप उनको बेखूबी सत्य मान सकते हैं। जैसे विश्वास को सत्य मानने के लिए प्रमाण का होना अत्यंत आवश्यक है। माना जा सकता है कि ज्ञान की परिभाषा देते हुए प्लेटो ने कहा है कि सत्य के विश्वास के साथ साथ अगर तार्किक प्रमाण भी हो तो हम उसे ज्ञान कहते हैं। किसी भी लोग से आप प्रभावित हुए होंगे, अगर कोई बात वो बोलते होंगे और उस पर तर्क जो देते होंगे बहुत ही स्पष्ट और क्लियर दें तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उसके पास जो ज्ञान है वो सत्य के साथ साथ उसके ज्ञान में विश्वास भी झलकता है। तो इस तरह से आप सत्य और विश्वास को डिफाइन कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे सत्य के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, पहला मैंने कुछ बिलीव देखा, अब सत्य के बारे में देखते हैं। थ्योरीज ऑफ ट्रूथ। विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आप कहीं जाके पढ़ लेते हैं वो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान जो होता है यह जानना भी आवश्यक होता है। जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं क्या यह वैलिड है, क्या यह वैध है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं गलत ही ज्ञान आप अर्जित कर लिए तो वो ज्ञान थोड़ा है। ज्ञान का सही अर्थ में अगर समझते हैं तो वो ज्ञान सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। उसके वैध होने की क्या प्रमाण हो सकते हैं? यह समस्या विज्ञान, धर्म तथा दर्शन शास्त्र में आज भी बनी हुई है और इस समस्या के समाधान हेतु विद्वान लगे हुए हैं कि ज्ञान की सभ्यता के संदर्भ में दार्शनिकों के मुख्य 4 सिद्धांत दिए गए हैं। इन चारों सिद्धांत के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि कोई भी चीज़ या कोई भी सिद्धांत या कोई भी थ्योरी आप कहीं से पढ़ लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान का होना उसमें एक शर्त दिया गया है कि ज्ञान को किसी भी थ्योरी किसी भी कंटेंट को पढ़ने से पहले या कंटेंट आप ग्रहण करते हैं तो उसमें उस कंटेंट की वैलिडिटी मतलब वैलिड होना आवश्यक है, मतलब उसका सच्चाई या सत्य होना आवश्यक है। गलत चीज़ को ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो ज्ञान के दृष्टिकोण से सही नहीं समझा जाएगा।
ठीक, तो वो कुछ थ्योरी दिया गया है, तो उस थ्योरी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला, स्वसिद्धि सिद्धांत, मतलब सेल्फ एविडेंस थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान स्वयं सिद्ध है क्योंकि यह सीधा, सरल और स्पष्ट होता है। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक देकार्ते और लॉक हैं। लिखिएगा इनके बारे में, याद रखिएगा। मुख्य प्रवर्तक कौन है सेल्फ एविडेंस थ्योरी के? देकार्ते और लॉक है। देकार्ते ने बौद्धिक अनुभवों की स्पष्टता और लॉक ने इंद्रिय जन्य अनुभव के सरल प्रत्ययों की स्पष्टता पर विशेष बल दिया है और उन्होंने इसे सत्य ठहराया है। थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन इसको अगर आप अच्छे समझते हैं तो आप अच्छे से इसको लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुकूलतावादी सिद्धांत, कॉरस्पेंडेंस थ्योरी। ठीक है, अनुकूलतावादी सिद्धांत में बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार सत्य, ज्ञान अथवा निर्णय वह है जो वास्तविक वस्तु के अनुकूल है। जो आप वस्तु देखते हैं उसके अनुकूल है। सत्य तथ्य पर आधारित है। सत्य जो है वो तथ्य पर आधारित है, उसमें कुछ एविडेंस या तथ्य जुड़ा हुआ है। तथ्य का सत्य या असत्य कहना गलत है। किसी भी तथ्य को सत्य या असत्य कहना गलत है, क्योंकि तथ्य तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लॉक ने इस सिद्धांत का समर्थन किया कि यदि ज्ञान वास्तविक वस्तुओं से मेल खाता है तो वह सत्य है। जो आप वास्तव में किसी चीज़ को देखते हैं और उससे मेल खाता है तो वो ज्ञान है। और इस सिद्धांत का लॉक ने क्या क्या समर्थन भी किया है। यदि विचार वस्तु स्थिति अनुकूल है तो वे सत्य है। ठीक है, कितना सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है कि विचार वस्तु और स्थिति अनुकूल है तो वो सत्य है। यदि वे प्रतिकूल है तो वो सत्य नहीं है, मतलब वो असत्य है। यथार्थवादी अनुकूलता सिद्धांत के आधार पर सत्य की परख करते हैं। यथार्थवादी अनुकूलता सिद्धांत जो मैंने आपको बताया, कॉरस्पेंडेंस थ्योरी, इसके आधार पर सत्य की परख की जाती है। और सत्य की जब परख कर पाते हैं आप, तभी आप ज्ञान की समझ को विकसित कर पाते हैं। मतलब ज्ञान जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो आप अनुकूल, मतलब वो सत्य है या नहीं, इस पे आप समझ विकसित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर जो थ्योरी है वो है व्यवहारवादी सिद्धांत। क्या है व्यवहारवादी सिद्धांत? व्यवहारवादियों के अनुसार सत्य वह है जो व्यवहार में उपयोगी हो। सत्य क्या है? जो व्यवहार आप कर रहे हैं वो उपयोगी हो। अतः सत्य जो है ज्ञान की परीक्षा उसकी उपयोगिता में है। जब मनुष्य के व्यवहार द्वारा अर्थात निरीक्षण परीक्षण द्वारा किसी निर्णय या ज्ञान को परख लिया जाता है तब ही वह सत्य निर्णय या ज्ञान कहा जाता है। बिना परीक्षण के किसी निर्णय को सत्य नहीं कह सकते हैं। अगर परीक्षण करते हैं और वो निर्णय गलत निकल जाता है तो वो ज्ञान नहीं कहलाएगा। अगर परीक्षण करते हैं और वो निर्णय सत्य निकल जाता है तो आप उसको ज्ञान बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्योरी से आप समझ सकते हैं, किसी भी सवाल को आप बनाए और उस सवाल को आप बिना प्रूव्ड किए आंसर मार देते हैं, क्या संभावना है कि आपका वो सवाल सही होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो थ्योरी के अनुसार या फिर परिभाषा के अनुसार या फिर जो दिया गया है सूत्र फार्मूला, उस पर बेसिस करके अगर बनाते हैं उस सवाल को और वो सवाल रियल में एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाते हैं तो वो जो निर्णय होगा, वो जो आपका परीक्षण होगा वो सत्य होगा और उसी सत्य को आप लोग ज्ञान बोल सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे समझते हैं। कुछ शिक्षाविद और हैं, डीवी महोदय। डीवी के अनुसार सत्य का अर्थ केवल एक ही अर्थात प्रशिक्षित, इसके अतिरिक्त सत्य का कोई अर्थ नहीं है। सत्य का जो अर्थ है केवल एक ही है अर्थात प्रशिक्षित, इसके अतिरिक्त सत्य का कोई अन्य अर्थ नहीं। प्रशिक्षित मतलब क्या हुआ? परीक्षण, किसी चीज़ का आप परीक्षण करते हैं और उस परीक्षण में उसे सत्य पाते हैं, दैट इज ज्ञान, मतलब सत्य। तो उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं किसी मकान के कोने में वास्तव में एक रस्सी है या सांप, जमीन दरार है या तेल की एक धार है। इस बात का निर्णय उस कोने में जाकर चतुराई से उस वस्तु को टटोलने से ही हो सकेगा कि ये सही है या गलत है। मतलब वो सांप है या रस्सी है, आप उसको वहाँ जाके टटोलते हैं, देखते हैं, छूते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि वो सही है या गलत है।
ठीक, इस एग्जाम्पल को भी आप लिख सकते हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम्पल से जो टीचर होंगे वो और अच्छे मार्क्स आपको औरों के कंपैरिजन में देंगे। नेक्स्ट थ्योरी हम लोग देखेंगे वो है सामंजस्यवादी सिद्धांत। ठीक है, आदर्शवादियों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत के अनुसार विचार ज्ञान के सत्य होने की कसौटी विचार जगत में सामंजस्य होना है। इस सिद्धांत के अनुसार संबंधित घटनाओं और वस्तुओं के संदर्भ में देखने से हमें ज्ञान की सही स्वरूप मालूम हो सकता है। ज्ञान का क्षेत्र जितना व्यापक होगा उतना ही हमें ये अवसर मिलेगा कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान विश्व के शेष ज्ञान भंडार से सामंजस्य करें। जितना आप पढ़ते हैं, जितना आप समझते हैं, जितना आप धीरे धीरे आपकी एज बढ़ते जाती है, सोचने की समझने की प्रवृत्ति बढ़ते जाती है, वो जो आपका अनुभव है उससे भी आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो वो आप एक तरह से इस चीज़ों का जो भंडारण होगा, आपका ज्ञान और शेष दुनिया का ज्ञान जो है, इसके बीच अगर आप अच्छे से सामंजस्य या संतुलन बैठा पाते हैं तो उसे ही सामंजस्य सिद्धांत कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बारे में एक शिक्षाविद है प्रोफेसर ब्रेडले, उसका कहना है सत्य अंतर संबंधित समस्या इकाई है। सामंजस्य जो है दो प्रकार के भागों में बंटा गया है, एक तथ्यात्मक, एक तार्किक। तथ्यात्मक सामंजस्य वो है जो तथ्य के आधार पर आप बातों को रख पाते हैं, तथ्य के अनुसार आपके पास उसका एविडेंस हो। एक होता है तार्किक, कि आप बात तो बोल रहे हैं और उनका जो उनके बातों के पक्ष में जो तर्क दे रहे हैं वो एक वास्तविक तर्क है, वो तार्किक सामंजस्य हुआ। इस तरह से आप दो भागों में इसको देख सकते हैं और अपने शब्दों में इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रूथ मतलब सत्य और विश्वास में क्या अंतर था या क्या क्या इनके फैक्ट थे, इनके बारे में आपने समझा। और इसके आगे का जो है वो तर्क बुद्धि और विश्लेषण है, तो मैं इसको इसी चैप्टर में डिफाइन कर देता हूँ। आगे मैं कुछ अच्छे टॉपिक को लेके आपके लिए आऊँगा। तो चलिए इसको देखते हैं, तर्क बुद्धि और इसका विश्लेषण। ठीक है, इसी चैप्टर में इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं तर्क बुद्धि क्या है। तर्क ज्ञान का स्रोत है, जैसा कि मैंने आपको बताया था तार्किक सामंजस्य और तथ्यात्मक सामंजस्य में के बारे में। तो वैसे ही तर्क क्या है, रीजनिंग, जो आप लोग रीजनिंग बनाते हैं उसमें तर्क ही लगाते हैं कि इसके आधार पर और ये दिया गया है तो इसके आधार पे ये आंसर कैसे आएगा, तो दैट इज तर्क, रीजनिंग। तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचकर विचारना तथा तर्क देना, ये सब जो है वो रीजनिंग है। सिंपल सी बात है, अगर आप रीजनिंग बनाते होंगे तो आप देखते होंगे कि रीजनिंग में कुछ फैक्ट दिया जाता है, उस फैक्ट को आप समझते हैं, उसी के आधार पर नेक्स्ट फैक्ट को आप आंसर तक पहुंच पाते हैं उसी फैक्ट के आधार पे। तो डेट इज रीजनिंग, मतलब तर्क बुद्धि। इस तरह से आप सोच के, विचार के, आप कल्पना करके आंसर तक जो पहुंच पाते हैं वही रीजनिंग है, तर्क है। तर्क जो है मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि किस तरह से आप अपने आंसर तक पहुंच पाते हैं। तर्क बुद्धि विधि क्या होता है, रीजनिंग मेथड क्या होता है। कई बार विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। वह तर्क वितर्क करके अपने विवेक के साथ ज्ञान अर्जित करते हैं। तर्क जो है इस प्रक्रिया के माध्यम से तर्क के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हैं। ठीक है, आप ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके नेक्स्ट पॉइंट जो है तर्क के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने की दो विधि है। ये दो विधि ज्ञान अर्जित करने में बहुत ही उपयोगी तथा सहायक है। तो पहला जो विधि है वो आगमन विधि है, इंडक्टिव मेथड। दूसरा है निगमन विधि, मतलब डिडक्टिव मेथड। इन विधि के बारे में, इस मेथड के बारे में हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इन दोनों मेथड के बारे में जरूर डिस्क्राइब कीजिएगा। पहला जो है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस विधि के अंतर्गत हम विशेष से सामान्य की ओर और बढ़ते हैं, विशेष से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब थोड़ा जो डिफिकल्ट है उससे थोड़ा इजी की ओर चलते हैं। इस विधि को इगरूल विधि कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, इगरूल विधि भी कहा जाता है, क्योंकि पहले उदाहरण दिए जाते हैं, वो बाद में नियम बनाए जाते हैं। क्या लिखेंगे, पहले आपको उदाहरण दिया जाएगा, उसके बाद आप उसके उदाहरण को देख के उसके नियम को आप डिस्क्राइब करेंगे। इस विधि की सहायता से नियमों व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। हम उदाहरण से प्रारंभ करते हैं तथा उन उदाहरणों के आधार पर बालक एक नियम का निर्माण करते हैं। इस विधि को भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा, व्याकरण ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही सार्थक और उपयोगी माना गया है। किसका, आगमन विधि का। इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड जो है ये आगमन विधि से बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या होगा, देखिए उसमें पहले उदाहरण दिया जाता था, उसके बाद आप नियम डिस्क्राइब करते थे। इसमें क्या होगा, इसमें पहले जो होगा नियम दिया जाएगा, उसके बाद आप उदाहरण, इसके बारे में नियम से उदाहरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस विधि में सामान्य से विशेष या नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, इसलिए इसको रूलेग विधि भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें नियम का तो पहले से ही पता होता है तथा उस नियम की सत्यता को परखा जाता है। जैसे गणित का नियम है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है, मतलब या फिर आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 मानते हैं तो समकोण होता है। इसकी पुष्टि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 2 समकोण होता है और इसकी पुष्टि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को माप कर दी जा सकती है। और यह कथन सत्य है, उचित है तथा हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। यह विधि अधिकतर विज्ञान, गणित तथा ज्यामिति आदि विषयों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। कौन सा, निगमन विधि। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विज्ञान, गणित और ज्यामिति जैसे विषयों को प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो वो निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगमन और निगमन विधि जो है इनके बारे में कुछ एक साथ पढ़ लेते हैं। इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं या फिर क्या जुड़ाव है। वह विधि है, आगमन निगमन विधि वह विधि है जिसमें दोनों विधियों के दोषों को दूर करके शिक्षण कार्य के प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के आगमन निगमन विधि वह विधि है जिसमें सूत्रों और नियमों का प्रतिपादन आगमन विधि द्वारा किया जाता है और आगे का ज्ञान अभ्यास निगमन विधि द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगर इसके विश्लेषण के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इसका जो विश्लेषण है, विश्लेषण शब्द का अर्थ होता है एकत्रित वस्तुओं को अलग अलग करना। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात मतलब अननोन से नॉन की ओर चलते हैं, मतलब निष्कर्ष से कल्पना कंक्लूसिव से हाइपोथेसिस की ओर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। इस विधि में जो कुछ निकालना एवं ज्ञात करना होता है उसे आरंभ करते हैं और इस विधि से समस्या में छुपी गुत्थियों को सुलझाने के लिए उसकी चीर फाड़ की जाती है। जो सिद्ध करना है वह इस विधि में पहला पग होता है, फिर अन्य पगों के बारे में सोचा जाता है जो कि अज्ञात को किसी ज्ञात से जोड़ देते हैं और इच्छित निर्णय प्राप्त हो जाते हैं। इसे ही विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण का सिंपल सा मतलब है, इतना लंबा लैंग्वेज लिखने से अच्छा है कि अपने शब्दों में लिखिए। विश्लेषण उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें आप किसी भी वस्तुओं को पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं। उसका चीर-फाड़ करने मतलब उसके बारे में फुल डिटेल से उसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं, उसका विश्लेषण कर देते हैं। ठीक है, दैट इज विश्लेषण, डिस्क्रिप या डिस्क्राइब। थॉर्नडाइक ये भी एक शिक्षा विधि है। इसके अनुसार विश्लेषण मन का सर्वोत्तम बौद्धिक प्रदर्शन है। इस विधि का प्रयोग कर जटिल समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। विश्लेषण अगर आप करते हैं तो आप किसी भी जटिल समस्या आपके पास अगर आता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट जो दिया गया है वो विश्लेषण विधि की कार्य विधि है, प्रोसीजर है। अज्ञात भाग की खोज, दिए गए प्रश्न को अज्ञात भाग को सर्वप्रथम खोजते हैं। अगर कोई अगर आपको रीजनिंग दिया जाता है बनाने, क्योंकि रीजनिंग से रिलेटेड जुड़े हुए फैक्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें अज्ञात भाग की खोज करते हैं। जैसा 2 फैक्ट आपको दिए गए होंगे तो उस 2 फैक्ट को आप समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर आप तीसरे फैक्ट के हिसाब से अपने आंसर तक पहुंच पाते हैं। उसे ही विश्लेषण कहा जाता है, इसे ही प्रोसीजर कहा जाता है कि आप अपने आंसर तक कैसे पहुंच पाए। इसका विश्लेषण किए, उसके बाद आप अपने निर्णय तक पहुंच पाए। दूसरा होता है सिद्ध करना। अज्ञात भाग के आधार पर सिद्ध करने वाले भाग का सत्यापन।
अज्ञात जो भाग है, जो आपको आंसर निकालना है और जो दिया गया है उसको सिद्ध करके अज्ञात भाग तक पहुंचना या उसका सत्यापन करना ही सिद्ध करना होता है। संभावना, इस सत्यापन से आगे क्या संभावना हो सकती है, उस आधार पे भी आप तर्क या रीजनिंग लगा पाते हैं। ज्ञात भाग तक पहुंचने, इस प्रकार हम ज्ञात भाग तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अब विश्लेषण को एक शब्दों में या कुछ शब्दों में डिस्क्राइब करें तो इस तरह से कर सकते हैं। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में विश्लेषण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विश्लेषण विधि की प्रकृति जो होती है वो वैज्ञानिक होती है, तार्किक होती है। विश्लेषण आलोचनाओं, स्पष्टीकरण एवं परीक्षण करके तथा उसमें जो तार्किक दोष है उन्हें सामने लाकर ऐसे ज्ञात की ओर ले जाते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से यथार्थ का संकेत देता है। इस तरह से आप विश्लेषण के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस तरह से ये जो आज का लेक्चर है यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड वीडियोज में। और आप अगर नॉलेज एंड करिकुलम के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, तो आप सारे वीडियोज़ को अवश्य देखें ताकि आपको समझने में अच्छे से आसानी होगी। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो आपको अच्छे से सारे टॉपिक, सारे सिलेबस समझने में आसानी होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और लास्ट में रिक्वेस्ट आपसे कर लेते हैं कि अगर आपसे इससे कुछ सीखने को मिल रही हो, समझने को, कुछ भी फैक्ट समझ पा रहे हो तो इस चैनल को अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियोज़ को। धन्यवाद।